अगर हम डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं तो आपका नाम इंडिया में वन ऑफ द टॉप एडिटर्स में से एक है। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। धन्यवाद आकाश, मुझे आपके प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। मैं संदीप उनितान हूँ और मैं पिछले 30 साल से एक जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 20 साल से मैंने डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस किया है। और ये दिस हैपेंड बाय एक्सीडेंट। एक बहुत ही एक अद्भुत एक्सीडेंट था वो, कि मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री कॉलेज में और मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता, और मैं बाय एक्सीडेंट आई थिंक आई बिकेम अ जर्नलिस्ट। और मैंने वो जो आर्कियोलॉजी वाली जो स्किल है वो थोड़ा बहुत जर्नलिज्म में भी लाने की कोशिश की है। पुराने जो सत्य है उसे निकाल के पब्लिश करने का जो ये है, व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट डू। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाट माय थिंग। सो आई बिकेम अ जर्नलिस्ट बाय एक्सीडेंट। नेशनल सिक्योरिटी उसके बाद एक है, एंड आई थिंक थिंग्स हैव बीन गुड। तो आप 3 डिकेड से नेशनल सिक्योरिटी को कवर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई स्टोरी या इवेंट जिसके बाद आपको लगा हो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी को देखने का नज़रिया बदल गया है। एक स्टोरी है आकाश, और वो 10 साल पहले 2015 में मेरे एक कांटेक्ट मेरे पास आए, और उनका नाम है अनुज धर, जो बहुत ही एक जाने माने नेताजी रिसर्चर हैं। उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, जिससे हमें पता लगा कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली पे बहुत सर्वेलेंस हो रही थी काफ़ी सालों तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1960-70 तक की। जबकि हमें लगा कि ब्रिटिश तो चले गए थे 1947 में, उसके बाद उन्होंने ये सर्वेलेंस वाला क्यों बनाए रखा। तो वो स्टोरी जब हमें पब्लिश की, वो एक्चुअली मुझे भी एक हैरानगी हो गई वो जब मैं डॉक्यूमेंट्स देखा। और मैंने उसको एक्चुअली एक आईबी के एक टॉप ऑफिशियल थे, जो रिटायर्ड थे, जो RNW के भी चीफ थे, उन्होंने ये स्टडी करके बोला भी ये तो भाई ये डॉक्यूमेंट सारे तो जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है। और क्योंकि उन पे जो साइंस थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वो सारे IBs के इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल्स थे। तो ये गलती से शायद किसी ने इसको डिक्लासिफाई कर दिया था, और हमारे हाथ लग गए ये पेपर्स। और उससे हमें देखने को मिला कि किस तरह से नेताजी सुभाष बोस के डेथ के बाद भी उनके डिसअपियरेंस, कुछ लोग मानते कि वो उनकी डेथ 1945 में नहीं हुई, उनके डिसअपियरेंस के बाद भी वो इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर थे कि उस वक्त के सत्ता को, उस वक्त के रूलर्स को एक डर था कि वो कभी भी किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। तो इस तरह का एक सिचुएशन था। तो जब मैं ये स्टोरी कर रहा था, तब मैंने एक्चुअली नेताजी सुभाष बोस के हिस्ट्री को पढ़ा, और बहुत सारे ऐसे डॉट्स मेरे दिमाग में थे जो मैं कनेक्ट कर रहा था उस वक्त। और वो एक ये है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस आई, हमें जो सिखाया जाता है हमारे हिस्ट्री बुक्स में कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये सारे जो हिस्ट्री हमने जो पढ़ी है, और ये नेताजी सुभाष बोस की जो हिस्ट्री है, एक बहुत ही एक अलग हिस्ट्री थी। और मैं याद कर रहा था कि ये 1946 में एक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी, जहाँ पे इंडियन नेवी के बहुत सारे सेलर्स ने रिवोल्ट किया, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने ये किया, बगावत किया। और अंग्रेज़ जो है बहुत डर गए थे, उनको लगा कि एक 1857 टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाएगा 1946 में, इसीलिए उन्होंने अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के निकलना शुरू किया था। उन्होंने बोला देखिए इस बार अगर 1857 का कुछ हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। उनको पता था कि इतने सारे 20 लाख इंडियन सोल्जर्स को डिमोबिलाइज किया था, वो सब थे वहीं पर। सो उस वक्त के जो एक बहुत ही एक अहम किरदार थे इस म्यूटिनी के, वो मास्टरमाइंड थे BC दत्त। उन्होंने कहा कि एक्चुअली
हमें आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हमें पता लगा कि ये आज़ाद हिंद फ़ौज कुछ था, नेताजी ने इस आर्मी को खड़ा किया जापानियों के साथ और इनके सोल्जर्स को पकड़ा गया और उनको ट्रायल पे लगाए, INA ट्रायल्स पे, तब हमने इस पे रिवोल्ट करने का ये किया, बगावत किया हमने। तो वो इस तरह के इंस्पिरेशनल फिगर थे और जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, हमारे हिस्ट्री बुक्स में कुछ ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि हमारी जो हिस्टोरिकल नैरेटिव ये है कि देखिए हम तो नॉन वायलेंट तरीके से हमें आज़ादी मिल गई, गांधी नेहरू ने हमें आज़ादी दिलाई, बाकी सब जो थे ये जय और वीरू थे हमारे शोले पिक्चर के, और बाकी सब जो थे वो AK हंगल थे या असरानी थे। तो मुझे एक दूसरा ही ये नैरेटिव मिला हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की। ये मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़के हमें आज़ादी दिलाई और नेताजी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार था इसमें। आर्म्ड स्ट्रगल की जो वो वायलेंट थे, वो वेरी क्लियरली बोले कि देखिए ये नॉन वायलेंट तरीके से कुछ आज़ादी नहीं मिलने वाली, आपको जो मिलेगी भीख मिलेगी, वही मिलेगी, जो आपको चाहिए है वो वायलेंट स्ट्रगल से ही आएगा। और उस स्टोरी के आने के बाद कई सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट ऑफ सॉर्ट्स कि वेस्ट बंगाल में लोगों ने डिक्लासीफाई, सरकार ने डिक्लासीफाई के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, दिल्ली में बहुत जो भी नेताजी को लेके जो फाइल्स थे उन्होंने डिक्लासीफाई कर दिया, बहुत सारे रिसर्चर्स को रिसर्च मटेरियल मिला और फाइनली जो है 2022 में प्रधानमंत्री नेताजी के एक बहुत ही एक विशाल पुतले को, स्टैचू को बनवाया और वो इंडिया गेट वाली जो खाली जो जगह है उस पे इंस्टॉल किया। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत ही एक अहम दिन था कि मेरे 30 इयर्स की जो जर्नलिज्म करियर की, जब भी मैं इंडिया गेट से गुजरता हूँ, मैं हमेशा वो स्टैचू को देख के सलाम करता हूँ कि एक तरह का एक गैप था हमारे हिस्टोरिकल नैरेटिव में, एक जो खाली था काफ़ी सालों से। 1947 से वो जो वो छतरी जो है उसके नीचे वो एक्चुअली इट वाज अ ब्रिटिश एम्परर का जो था वहाँ पे पुतला लगा था, हाँ, जिसको हमने हटा दिया था। अच्छा। और वो जो खाली जगह है आज चल के ऑलमोस्ट 70 साल के बाद हमने जाके उसको फिल किया है, हमारे नेताजी को अपने सही जगह पे हमने उनको इंस्टॉल किया है। राइट। तो फिर आपने ऑपरेशन एक्स किताब भी लिखी जी, और उसमें आपने जो इंडिया का जो सीक्रेट नेवल मिशन था उसको एक्सपोज किया, रिवील किया जी। तो इस सीक्रेट नेवल मिशन ऑफ 1971 को इतना सालों तक छिपा के रखने का मुख्य कारण क्या लगता है? ऑपरेशन एक्स जो एक कहानी है, एक बहुत ही एक रोमांचक चैप्टर है हमारे मिलिट्री हिस्ट्री में, और मैं इसके बारे में पहली बार मैंने पढ़ा था इसमें शायद 1996 या 97 में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था वॉर इन द इंडियन ओशन, और उसको लिखा वाइस एडमिरल MK रॉय ने, जिसमें उन्होंने लिखा ये एक ऑपरेशन के बारे में जो चल रहा था बांग्लादेश में, जो कि उस वक्त 1971 में 1971 में उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। और तब मैंने उन्होंने कुछ ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट में उसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं उस ऑपरेशन को। ऐसे उन्होंने कहा कि ये सारी जो ऑपरेशन है बंगाली फ्रीडम फाइटर्स ने किया, उन्होंने जहाज़ें उड़ा दिए, ये लिम्पेट माइंस लगा के गन बोट ऑपरेशंस किए उन्होंने, और बहुत ही एक यूनिक ऑपरेशन था। मुझे इंडियन साइड का मुझे कुछ पता नहीं चला था, और यहाँ तक कि एक 20 साल मुझे वेट करना पड़ा कि एक दिन मुझे एक कॉल आया कि एक व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहते हैं। और जब मैंने उनका नाम सुना तो मुझे लगा कि अब 20 साल की जो तपस्या थी मेरी वो एकदम ये मतलब वो उसका फाइनल मोमेंट आ गया था कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ, जो मतलब उसके इस सारे ऑपरेशन के एक प्लानर थे, एक मास्टरमाइंड थे, और वो थे मेरे को-ऑथर कैप्टन मोहन नारायण राव सावंत। ओके। जो और उनके बॉस जो थे वो है एडमिरल MK रॉय, जिन्होंने वो किताब लिखी थी 1996 में। लेकिन वो बांग्लादेश के साइड में लिखा, क्योंकि, और ये आपका सवाल ये था कि क्यों हमने इसको इतने सालों तक
गुप्त रखा, इसके बारे में हमने कुछ बोला नहीं। और वो ये है कि जो ऑपरेशंस होते हैं ज़्यादातर की ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन जो कि गुप्त ऑपरेशन है, और दूसरा जो है एक कोवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन जैसे कि आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अबोटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, वो एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है। स्पेशल फोर्सेस ने इसको ये किया, अंजाम दिया, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मार दिया। उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया, देखिए ओसामा बिन लादेन यहाँ पाए, हमने उनको ट्रैक किया और हमारे कमांडोज जाके उनको ख़त्म कर दिया। प्रेसिडेंट ओबामा ने अनाउंस कर दिया। वो एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन था। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको कभी ओनरशिप नहीं लेते, कोई देश उसको ओनरशिप नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जो सर्कमस्टांसेस ये है कि उसके आगे आने से जो हमने जो हिस्ट्री लिखी है उसका मतलब एक पूरा अलग ही एक हिस्ट्री सामने उभर के आ जाएगा। और वो इसका ये मतलब है कि ऑपरेशन एक्स जो है इंडियन नेवी की जो नेवल इंटेलिजेंस चला रही थी इस पूरी ऑपरेशन, उसको उन्होंने शुरू किया था अप्रैल या मई में। जबकि एक्चुअल युद्ध हमने शुरू किया था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो है 3 दिसंबर को हमने शुरू किया था, जबकि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया। हमने जवाबी कार्रवाई में ये 2 हफ्ते तक हम लड़ाई किए वेस्ट में और ईस्ट में। लेकिन ऑपरेशन एक्स जो कि एक कोवर्ट ऑपरेशन था, हमारी नेवल इंटेलिजेंस चला रही थी, वो उन्होंने अप्रैल मई में शुरू किया था, और इसके जो पहले अटैक्स थे वो अगस्त में थे। तो हम ऑलरेडी उस वक्त मुक्ति बाहिनी जो नेवल कमांडोज थे उनको ट्रेन किया था, हमने इक्विप किया था और उनको डिप्लॉय कर दिया था। अटैक्स जो है 15 अगस्त से शुरू हो गए, 15-16 अगस्त से। और ये फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से पहले ही बहुत सारे अटैक्स हम कर चुके थे तब। इसीलिए इसको सारा जो इस फेज़ को वो कोवर्ट वॉर के तौर पे इसको माना जाता है, और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। गॉट इट। तो आप जैसे इतना क्लोज रिसर्च कर रहे हो इन सब फील्ड्स पे, तो आपके हिसाब से एट प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक तो है, वो ऑब्वियस थ्रेट है जो सब जानते हैं, पाकिस्तान है, चीन है, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। पाकिस्तान जो है टेररिज्म फैलाती है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के आड़ में वो अपने टेररिस्ट भेज रही है। चाइना जो है डिस्प्यूटेड बॉर्डर है हमारे साथ, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा, और काफ़ी सालों से प्रेशर बनाए रखा है उन्होंने बॉर्डर पे। मैं समझता हूँ आगे चल के जो है ऑलरेडी इसकी जो इंडिकेशंस है इस पे, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा खतरा जो होगा वो डिजिटल सॉवरेनिटी से होगा। और वो इस वजह से कि हमारी, आप देख लीजिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा है कि ये पहली बार है जो एक नॉर्मली जो हम युद्ध के बारे में हम जो कहते हैं लैंड, सी, एयर, स्पेस और साइबर, 5 डिमेंशंस में फाइट किया जाता है। ये पहली बार है जो हमने एक छठा डायमेंशन देखा, और वो है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर, जहाँ पर एक पाकिस्तान जैसे देश जिस पे हमने बहुत बुरी तरह से उनको पीटा, 10 मई को उनके सारे एयरबेसिस पे हमने हमला कर दिया एक साथ, उनके रडार्स उड़ा दिए, उनके प्लेन्स गिरा दिए। ये मानने को तैयार नहीं है कि वो उनके साथ ये हुआ। वो एक ही एक नैरेटिव बना के रखे उन्होंने कि हमने आपके कुछ जहाज़ गिरा दिए इसलिए आप हार गए, युद्ध हार गए। और बहुत सारा उनके सोशल मीडिया पे जो लड़ाई है अभी भी चल रही है 7 महीने बाद। ऑपरेशन सिंदूर की जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी भी चल रहा है वो सोशल मीडिया पे। इसीलिए जो सोशल मीडिया टाइप की कॉग्निटिव वॉरफेयर की जो बात करते हैं उस पर हमारी कोई इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर आप
10-15 साल पहले आप मुझसे पूछते कि इंडिया के सबसे बड़े मीडिया टाइकून्स कौन है, तो मैं बता सकता हूँ ये देखिए जी के जो है ओनर है, या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, इंडिया टुडे ग्रुप के ओनर्स है, वो इंडिया के सबसे बड़े ताकतवर मीडिया बैरन्स हैं। लेकिन आज 2025 में हमारी जो सबसे पावरफुल मीडिया बैरन्स है इंडियन, जिनका मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है इंडियन इस पे, वो सारे यूएस में बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर गूगल, अमेज़ॉन, ट्विटर, जिसको एक्स कहा जाता है, ये सारे, क्योंकि उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है और वो एल्गोरिदम्स के ज़रिए वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट आप देखोगे, कौन सा नहीं देख सकते हो। इस तरह का एक डिजिटल सुप्रीमेसी उन्होंने हासिल कर लिया है। और इस वजह से क्योंकि हमने इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स बनाने में, ये आगे चलकर हमें बहुत भारी पड़ेगा। चाइना जैसे देश, हम भले ही कह सकते हैं कि वो ये डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, ये गेम बहुत पहले समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने फॉरेन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने खुद की इकोसिस्टम बना ली, राइट, वेबो वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और वो एक अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना लिया। हमें लगा कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट वाला जो है, पहले जो 20 साल पहले जो थॉमस फ्रीडमैन ने कहा कि भैया वर्ल्ड इज़ फ्लैट, सब एक है, सब हाथ मिला के साथ संग चलेंगे, एक ही गाना गाएंगे वगैरह, वो वर्ल्ड अभी फ्लैट नहीं है। वर्ल्ड दोबारा जो है गोल हो चुकी है। और इस समय जो है 2025 में लोग अब देख रहे हैं कि देखिए हमारी जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़ आ गए हैं, कोई कुछ कंट्रोल कर रहा है। चाइना जो है रेयर अर्थ्स पे बैठे हैं, 80 से ज़्यादा रेयर अर्थ्स की जो प्रोसेसिंग और ये माइनिंग वो उनके हाथ में है, और वो कंट्रोल कर रहे हैं अभी किसके पास क्या आएगा। तो इस तरह के अब लोग देखने लगे हैं, और हमें भी एक्चुअली एक्यूटली अवेयर हो गया है कि हमें लगने लगा है कि हमारे जो डिजिटल सॉवरेनिटी हो या डेटा सॉवरेनिटी हो या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट वाली जो आईपीज़ जो है हमारे पास नहीं है। तो इस तरह की इस एज में क्योंकि कॉग्निटिव वॉरफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2025 में, और आगे चल के इस जो वॉरफेयर आप एक बार फाइट करोगे इधर एक्चुअल फिजिकल बैटल फ्रंट पे, डिजिटल और सोशल मीडिया पे वो चलता ही रहेगा। और अल्टीमेटली जो मैं बस एक और मिनट लूँगा आकाश, ये काउंट क्लॉज़विट्ज़ जो एक बहुत ही पावरफुल प्रशियन स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी 200 साल पहले 1832 में, उसका नाम था ऑन वॉर करके, युद्ध के बारे में। और वो कहते हैं कि युद्ध की जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, एक जो है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दूसरी जो है आपकी फौज है, सेना है, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है आपकी जो पब्लिक है, आम जनता जो है। इन तीनों की जो तालमेल ये डिसाइड करती है कि जो एक नेशन है वो युद्ध कैसे लड़ेगी। तो अब जो देखिए आप पॉलिटिकल और मिलिट्री का तो साफ है उनका क्या है, अगर आप ये सिविलियन या आम जनता को लगातार टारगेट करोगे सोशल मीडिया या कॉग्निटिव वॉरफेयर के यूजिंग कॉग्निटिव वॉरफेयर, तो आपका जो पब्लिक है इट विल आइदर बी फॉर वॉर या फिर अगेंस्ट वॉर। तो इसीलिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव वॉरफेयर, और क्या आप वो टूल्स कंट्रोल करते हो जिससे आपकी इंडियन पब्लिक इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या आप नहीं करते हो। तो जो देश जो है जो समझ चुके हैं इस बारे में, चीन जो है, क्योंकि उनकी तो सर्वाइवल है, अगर वो अपने पूरे पब्लिक को अलाउ खुली छूट दे दे कि भाई ये सारे जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं वो अंदर आ जाए, गूगल भी, अमेज़ॉन भी, फेसबुक भी, उनको लगता था कि ये रेवोल्यूशन हो सकता था। और ये जो है इट्स बेसिकली आइडियोलॉजिकल बैटल, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म जो है अभी डिक्टेटरशिप है। हमें अभी आगे चलकर, क्योंकि हमारी जो है, हम ना तो कैपिटलिस्ट है ना कम्युनिस्ट है, वी आर, यू कैन कॉल इट व्हाट, इंडियन सोशलिस्ट, एक अलग किस्म का एक ये
टर्म है। बिल्कुल है, इट्स वेरी डिफरेंट, इट इज़ नॉट क्लासिक सोशलिज्म, इट इज़ नॉट क्लासिक कैपिटलिज्म। लोगों को लगता है क्योंकि राइट विंग पार्टी आ गई है सरकार में, अब वो तो मतलब वेस्टर्न राइट विंग पार्टी जैसे प्रो कैपिटलिस्ट होगी, लेकिन बहुत ही अलग है। वो सारे जो सरकारी PSUs है वो बेच डालेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ दिस थिंग दैट वी हैव। और जो हम कर रहे हैं हमारे जो सोशलिज्म के तौर पे, मैं मानता हूँ जैसे कि हम लोगों को इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इतने सारे लोगों को किसी ने फ्री फूड नहीं दिया है, जो कि हम करते आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, कोई और देश नहीं कर रहा है ये। तो हमारे बहुत सारे यूनिक एक फीचर्स हैं। लेकिन टू आंसर, शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन ये है कि डिजिटल सॉवरेनिटी और ये कॉग्निटिव वॉरफेयर, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंडिया आगे चल के, क्योंकि इसके मैनिपुलेट करके आप सिविल वॉर कर सकते हो, अरब स्प्रिंग जैसे मूवमेंट्स खड़ा कर सकते हो, आपकी जो एग्जिस्टिंग फिशर्स हैं सोसाइटी में, जो दरार हैं उसको आप यू कैन एक्टिवेट दैट। और हमने देखा ही है अरब कंट्रीज में, बांग्लादेश में, नेपाल में। सो आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस। फिजिकल सिक्योरिटी में हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे। आर्म फोर्सेस हमारी बहुत सक्षम है, लेकिन मैं इस डेटा सॉवरेनिटी में, डिजिटल सॉवरेनिटी, कॉग्निटिव सॉवरेनिटी, उसको लेके मुझे बहुत चिंता होती है। सो जैसे आप जो डिजिटल थ्रेट की बात कर रहे हैं जी। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया अभी क्या कर रहा है, क्या इनिशिएटिव ले रहा है? क्योंकि एकदम से तो गूगल, अमेजॉन, जो भी MNCs हैं, उसको यहाँ से बाहर करना बहुत मुश्किल है। नहीं, बाहर करने की बात नहीं है। एक तो आपको यू हैव टू पुट कंट्रोल्स, गाइडलाइंस करने हैं, गार्ड रेल्स लगाने हैं, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट जो हमारी इंडियन पब्लिक है 1.4-1.5 बिलियन पीपल है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इन अ फ्री सोसाइटी। चाइना की जो है, दे आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड, बट दैट्स अ क्लोज सोसाइटी। इनकी जो डेटा है, जो डेटा वो जनरेट कर रहे हैं, दैट शुड रिमेन विद इन द कंट्री। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गूगल को भगा दीजिए और अमेजोन को भगा दीजिए, दे आर ऑल देयर एंड वी हैव टू बी, वी आर अ फ्री सोसाइटी। लेकिन हमें गार्ड रेल्स चाहिए, वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो मोनोपोलीज। और जब मोनोपोलीज आते हैं, हमने देख लिया है एयरलाइन सेक्टर में क्या हो गया, क्या हशर हुआ हमारे एयरलाइन पैसेंजर्स के साथ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 एयरलाइंस थे। वी शुड इंश्योर दैट देयर इज़ एडिक्वेट कंपटीशन और कोई मोनोपोलीज ना बन जाए। और इंडियन पब्लिक की जो डेटा है वो ये ना हो कि फॉरेन सर्वर्स में रिसाइड कर रहे हैं। वी शुड इंश्योर दैट देयर इज डेटा लोकलाइजेशन विद इन द कंट्री, एंड देयर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ऑन दीज एजेंसीज, जो कि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज ने भी करना शुरू किया है। दे आर वेरी वरीड अबाउट मोनोपोलीज, जैसे कि अल्फाबेट और गूगल, मेटा, ऑल ऑफ दीज पीपल, उसके ऊपर उन्होंने कड़ी निगरानी करने की बात की है। हमें भी ऐसे कुछ करना है, एंड वी हैव टू एट द सेम टाइम हमारी जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इनकरेज करना है, प्रोत्साहन देना है। और जब भी जैसे हम थ्रेट की बात करते हैं तो इंडिया का एक जियोग्राफिकल पेन पॉइंट है, दैट इज़ चिकन स्नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो इसके लिए इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रहा है आज के टाइम पे? देखिए, चिकन स्नेक, आई मीन जोग्राफिकली वो देखेंगे तो मैप पे अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ वल्नरेबिलिटी, क्योंकि इट इज़ अबाउट लेस देन 50 किलोमीटर्स जो विड्थ है। और ये जो फियर ये है कि देखिए आगे नॉर्थ से जो है चाइना है, वो चुम्बी वैली कॉरिडोर है, एक नैरो कॉरिडोर है, और यहाँ बांग्लादेश है। नाउ आज तक की जो टिल 2025 इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना को अगर चुम्बी वैली से अटैक करना हो फ्रॉम सिक्किम भूटान साइड से टुवर्ड्स द चिकन स्नेक, आइडिया क्या है कि पूरी जो नॉर्थ ईस्ट है, इट इज़ हैंगिंग बाय दैट वन, एक छोटा सा पतला सा जो गला है। अगर चाइना ने वहाँ से अटैक किया तो ये हो सकता है वो कट कर दें और वो मतलब सीधा बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर सकते, जो वो कर सकते थे 1962 में, उन्होंने किया नहीं। कई वजह थे इसकी, लेकिन और मैं 2024 तक इसका हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश ज़्यादातर प्रो इंडिया था, शेख हसीना की जो सरकार थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, जबकि आप एक हॉस्टाइल बांग्लादेश इधर नीचे है और एक
हॉस्टाइल चाइना ऊपर है। अगर नीचे से अगर कोई थ्रस्ट आ जाता है तो तब हमें कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह की प्रॉब्लम पास्ट में नहीं था। सिर्फ एक बार था 1971 के युद्ध की शुरुआत में एक आशंका थी कि चाइना जो है काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट्स कर सकती है तिब्बत पे। इसीलिए इंडियन आर्मी ने कहा देखिए हमें अगर अटैक करना हो ईस्ट पाकिस्तान पे, सबसे आइडियल जो विंडो है वो दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर में जो सारी जो पासेस हैं नॉर्दर्न हिमालयन पासेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं स्नो के वजह से। और चाइना जो है पाकिस्तान के की सुरक्षा करने के लिए वो फोर्सेस नहीं भेज सकती है, इसलिए उन्होंने ये विंडो चूज़ किया था। लेकिन अगर आप देखोगे आज के दौर में अगर बांग्लादेश और चाइना ने साजिश करके कुछ ऐसा किया है देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे फोर्सेस हैं वहाँ पर। पूरी जो चिकन्स नेक की जो एरिया है इट इज़ डिफेंडेड बाय 1 कोर, एक इंडियन आर्मी कोर है 33 कोर वहीं पर है। इट इज़ पोजिशन नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और एक कोर का मतलब है 2 डिवीज़न है, 2 इन्फेंट्री डिवीज़न है, यानी कि 50-60 हज़ार सोल्जर्स हैं वहाँ पर। और वो इसीलिए तैनात है कि वो चिकन्स नेक की सुरक्षा के लिए वो वहीं पे पोजीशन्ड है काफ़ी सालों से। लेकिन अगर बांग्लादेश भी हॉस्टाइल हो जाए, वहाँ की फ़ौज ने भी ऐसे इस तरह की नॉर्दर्न अटैक करने की बात करे जिस तरह से पाकिस्तान ने प्लान किया था 1971 में, तब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारे ऐसे बेसिस बना दिए, छोटे बेसिस, थोड़ा और इसको सिक्योर करने के लिए डिफेंसेस उन्होंने खड़े कर दिए जो कि पहले नहीं थे उस वक्त। तो वो फुली कॉन्शियस है कि ये वल्नरेबिलिटी है, और एक 2 फ्रंट वॉर वहाँ पर अगर शुरू हो जाए या बांग्लादेश और चाइना के साथ, इट विल बी अ प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक, वो तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। राइट, बट क्या इंडिया उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता है? एक्सपैंड अगर हमें करना था तो बहुत पहले करना था, 1971 में करना था। वो काफ़ी सारे लोगों ने कहा देखिए 71 में आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, POJK आप आज़ाद करवा सकते थे, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको एक्सपैंड कर सकते थे। एक्चुअली उन्होंने करना था बहुत पहले, लेकिन क्योंकि अभी अगर आप उसको करोगे ऐसे एक्सपैंड करोगे तो आप किसी और एक सॉवरेन कंट्री की टेरिटरी आप ले रहे हो। तो they should look at some, maybe when situation is better, आप कुछ टेरिटरी ट्रेड कर सकते हो सकता है ऐसे ये कर सकते हैं, या फिर दे वॉलंटरली गिव अप सम टेरिटरी। सो वी हैव टू लुक एट एक्सपैंडिंग दैट थिंग। और इंटरिम में तो ये तो फौज तो है ही वहाँ पर। और इंडिया चाइना से कैसे डील कर रहा है अभी एट प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि हम बहुत सारे सिचुएशन देख रहे हैं। अभी रिसेंट में एक बहुत न्यूज़ वायरल हुआ था जिसमें एक अरुणाचल प्रदेश की लड़की का पासपोर्ट उन्होंने ले लिया था कि ये गलत पासपोर्ट है। हाँ। और आपको चाइनीज़ पासपोर्ट लेना चाहिए। हाँ, उनको हैरेस किया था 36 आवर्स तक एयरपोर्ट पे बिठा के रखा था। तो ये सब सिचुएशन भी आ रही हैं। तो चाइना ये दिख रहा है कि प्रो इंडिया तो बिल्कुल ही अभी नहीं है। नहीं, चाइना का जो ये माइंडसेट है ना, इट्स वेरी क्लियर कि वो मानते हैं कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। ओके। और हमारा जो आउटलुक है वासुदेव कुटुंबकम, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, सबके लिए जगह है, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं। उनका तो है कि जिसकी लाठी उसी का बैल, और इस जंगल में एक ही शेर, ठीक है ना। वो बड़े क्लियर वो मानते हैं, और इसीलिए वो जानते हैं कि इन द लॉन्ग रन एशिया में 2 जायंट्स हैं, एक तो चाइना तो है ही, और दूसरे नंबर पे इंडिया है। इसीलिए उन्होंने काफ़ी सालों से ऐसे एक कूटनीति, एक रणनीति उन्होंने बनाई है, जिस तरह से कि इंडिया जो है हमेशा के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही फायरवॉल हो जाके रह जाए। इसीलिए एक उन्होंने पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया है, हथियारें दिए हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स भी उन्होंने दिया पाकिस्तान को। ये कभी हुआ नहीं किसी इतिहास में कि एक देश ने दूसरे देश को एटम बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स दिए, उसके बॉम्ब बनाने के संसाधन दिए,
यहाँ तक कि एनरिच्ड यूरेनियम भी दिया उनको कि भैया आपको एनरिच करने की ज़रूरत नहीं, ये लीजिए यूरेनियम हमने एनरिच करके आपके लिए दिया है, आप इससे 4 बम बना सकते हो। यार जिया के टाइम पे हुआ था 40 साल पहले, 1984-85 के दरमियान। और चाइना अब ये चाहती है कि इंडिया जो है उनको थ्रेटन नहीं करे, उनकी जो राइज है उसको ना थ्रेटन करे। और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो हर देश के साथ ही ऐसा है, उनके बहुत सारे ऐसे बॉर्डरिंग 12 या 13 कंट्रीज़ के साथ उनके बॉर्डर्स हैं। हर एक कंट्री के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ एक फायरवॉल ऐसे सोच के रखा है। नॉर्थ कोरिया को क्यों पाल के रखा है उन्होंने? क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया और जापान को फायरवॉल करती है उस ईस्ट एशिया में। उनको ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं भाई उसको ज़रा ये कर देना। सो नॉर्थ कोरिया ने उनको फायरवॉल करके रखा है, जापान और साउथ में जो साउथ एशिया जो हम जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट मानते हैं उन्होंने पाकिस्तान को एनकरेज किया है। और हमारी जो रणनीति होनी चाहिए उनके साथ, और जो हम लगातार करते आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, हमने देखा है पहले डोकलाम में 2017 में 8 साल पहले, और उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख में हमने हार नहीं माना है। हमेशा जब उन्होंने डिप्लॉय किया है, भले ही पहले इनिशियली वो सरप्राइज था, हम थोड़े एक सरप्राइज हो गए थे उनके डिप्लॉयमेंट से, लेकिन हमने फॉरेन मैसिव डिप्लॉयमेंट्स कर दी। एक यहाँ तक कि 2 कोर पहले वहाँ पे एक कोर का एरिया था, यहाँ हमने 2 कोर वहाँ डिप्लॉय कर दिया और एक तीसरे कोर के भी एलिमेंट्स वहाँ चले गए। तो वो हम जो है बहुत माहिर है इसमें डिप्लॉयमेंट्स में, मैन पावर, शेयर मैन पावर में डिप्लॉयमेंट्स में इंडियन आर्मी बहुत प्रोफिशिएंट है, और उन्होंने वही कहा है। तो चाइना के लिए यू हैव टू स्टैंड अप टू चाइना। चाइना जो है एक बुली है, जैसे वो स्कूल में हम अक्सर एक जो है लड़का जो है सबसे बड़ा लड़का क्लास के जो बुली है, सबको डराता है, परेशान करता है, पीटता है वगैरह। तो हमें एक्चुअली चाइना के खिलाफ कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा यू शुड स्टैंड अप टू द चाइनीज़, क्योंकि वो हमेशा वीकनेस ढूंढते हैं अपने एडवर्सरीज में। जहाँ भी उन्होंने वीकनेस देख लिया तो वो तलवार तुरंत डराएंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रैटेजी विद चाइना। और वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो हुआ है इंडिया और चाइना कभी हमारे बॉर्डर्स नहीं मिलते थे। जब 1950s में उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया तो बाकायदा वो हमारे नेबर्स बन गए। और इससे पहले जो है आप हिस्ट्री में देख लीजिए, इंडिया और चाइना कभी बॉर्डरिंग नेशंस नहीं थे, बॉर्डर शेयर नहीं करते थे। और जब आप बॉर्डर नहीं शेयर करते हो तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जब आप बॉर्डर आ गए आपके पास 1950s से लेके आज तक, तब वो सारे इश्यूज आने लगे हैं। और अब वो ऐसे बेरुदा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, देखिए तिब्बत की जो है सुजरेनिटी अरुणाचल पे थी, पूरा अरुणाचल हमारा है, लद्दाख हमारा है, ये सारी जो टेरिटरीज हैं चाइना का है। तो जो वो हमारे साथ कर रहे हैं हमें भी वही उनके साथ ही करना चाहिए। कि देखिए जो तिब्बत के रूलर्स थे वो इंडिया से गए थे वगैरह, वो इस तरह की हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट्स में वो बहुत ही माहिर है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर है। जो वो हमारे साथ कर रहे हैं वो भी हमें बिल्कुल उसी तरह से उनके साथ ये करना चाहिए। राइट। और अगर हम अभी देख रहे हैं तो इंडियन ओशियन इज बिकमिंग ब्लू वाटर चेस बोर्ड जी, और इसमें चाइना बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर रही है हर चीज़ में, चाहे वो हमारे सबमरीन्स हो चाहे कुछ भी हो। इसमें एज इंडिया हम लोग पीछे तो नहीं रह रहे हैं? हम पीछे नहीं रह रहे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जा रहे, क्योंकि जो वॉरफेयर है पिछले कुछ सालों में, वो एक्चुअली जो आप चेस बोर्ड की बात किया, बहुत ही एक अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है। वाकई एक चेस बोर्ड बन गया है इंडियन ओशन, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ओशन है। मैं मानता हूँ ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ओशनिक स्ट्रेच है। पहले अटलांटिक हुआ करता था जब यूएस नंबर 1 पे था, यूरोप और यूएस थे। अब जो है पूरी जो फोकस है, क्योंकि इंडिया, चाइना है, जापान ऑलरेडी है, तो सारी जो राइजिंग इकोनॉमीज एक ही जगह लोकेटेड है। और इंडियन ओशन उस तरह की एक वाटरवे है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि
आपकी सारी जो एनर्जी सप्लाईज है वो पर्शियन गल्फ से आ रही है, राइट, और इट इज़ गोइंग थ्रू दिस वेरी नैरो कॉरिडोर दैट मलाका स्ट्रेट्स। तो जिस तरह की जो आप बता रहे थे चिकन स्नेक जो है वहाँ पर लैंड वाली जो है, चाइना की जो चिकन स्नेक है वो मलाका स्ट्रेट्स है। ओके, वो आज भी मोर देन 60% ऑफ देयर एनर्जी कम्स थ्रू मलाका स्ट्रेट्स। तो वो चाइनीज़ अपने राइटिंग्स में, फिलॉसफी में उनको बहुत ही अवेयर है, वो जानते हैं कि वो इनकी वल्नरेबिलिटी है, और उसको मलाका डिलेमा कहते हैं। डिलेमा को क्या कहते हैं हम हिंदी में, उसको विडंबना। विडंबना, हाँ, तो मलाका विडंबना कहते हैं वो, और उसको हमेशा बाईपास करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि रिसेंटली उन्होंने रूस के साथ एनर्जी, ओवरलैंड एनर्जी सप्लाईज की बात कर रहे हैं, साइबेरिया से गैस पाइपलाइंस खींच रहे हैं तो वो हमेशा इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी जो मलाका विडंबना है उसको और एक्सेंचुएट करना चाहिए। ओके, और उसकी एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानता हूँ, आपने वो इंडियन ओशन चेस बोर्ड के बारे में कहा, सबसे इम्पोर्टेंट उस चेस बोर्ड का एक पीस होगा हमारे लिए, वो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि उस पोर्ट प्रोजेक्ट को जो डेवलप करने की जो बातें चल रही है, उसके डेवलपमेंट होते ही, और ये कोई छोटी प्रोजेक्ट नहीं है और एक दो साल में होने वाली प्रोजेक्ट नहीं है, ये 30-40 साल तक होगा ये प्रोजेक्ट, चलता रहेगा। लेकिन इसके आने से मैं मानता हूँ कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट के आने से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो पहली बार इंडियन हिस्ट्री में 5000 ईयर्स वाली इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखोगे, इट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर जियोपॉलिटिक्स। एक सिंगापुर तरह की एक पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, राइट ऑन द मलाका स्ट्रेट्स, उसके पास। और इससे आप देख सकते हो कि इंडिया एक तरह से एक आसियान कंट्री बन जाएगा उसके आने से। ओके, बिकॉज हम तो एक्चुअली वी आर वेरी, हम एक मैरीटाइम नेशन है, लेकिन हम एक कॉन्टिनेंटल पावर भी। आमतौर पे लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि देश दो तरह के होते हैं, या तो वो मैरीटाइम पावर होते हैं, यानी कि जैसे कि इंग्लैंड था, मैरीटाइम पावर था, उनकी बहुत ही छोटी एक आइलैंड थे यूके, या फिर वो कॉन्टिनेंटल पावर है, जैसे रशियन फेडरेशन है। रशियन एम्पायर था पहले, अब रशियन फेडरेशन हो गया है। इंडिया एक बहुत ही एक यूनिक कंट्री है, जो कि नॉर्थ में अगर आप देखो तो हम एक कॉन्टिनेंटल पावर है। इतने बड़े लैंड बाउंड्रीज है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ लैंड बाउंड्रीज, डायरेक्ट एक्सेस इनटू एशिया वगैरह। साउथ में अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ द वे द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्रोजेक्ट करता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इनटू द इंडियन ओशन, वी आर अ मैरीटाइम पावर। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और अगर आपने पार्लियामेंट में देखा, नए पार्लियामेंट में, मैं हमेशा कहता हूँ 2 सिंबल्स हैं हमारे नए पार्लियामेंट संसद भवन में, वो चोला सेंगोल, जो चोला जो थे मैरीटाइम पावर थे, दे यूज्ड टू रूल द एंटायर बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन रीजन। और जो दूसरा है वो धर्म चक्र है, अशोक चक्र जो, और दैट इज अ सिंबल ऑफ आवर कॉन्टिनेंटल पावर। Under the Mauryas, Ashoka, we had the largest land frontiers. So India has to reclaim both this land frontiers and the maritime power. जो चोला थे पहले 1000 साल से पहले, हमें उस पावर को रिक्लेम करना है। ये नहीं कि हम किसी और देश का टेरिटरी छीनना चाहते हैं या ये करना। हमारे खुद की जो डेवलपमेंट है, हमारे सिटीजन्स की बेनिफिट वेलफेयर के लिए हमने जो टारगेट्स दिए, डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, बहुत ही एक आइडियल टारगेट। पहले हमें बहुत पहले ये करना चाहिए था, 1947 में करना चाहिए था कि 100 ईयर टारगेट जो है हमारा, कि वी शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम LDC, लोएस्ट डेवलपिंग कंट्री, व्हाट वी वर इन 47। अब जो है वी हैव टू रिक्लेम आवर स्पेस इन द इंडियन ओशन रीजन। और इंडियन ओशन को एक्चुअली जो चेस बोर्ड है जिसकी आपने बात की है, वी शुड बी द डोमिनेंट कंट्री, जो कि है हम ऑलरेडी, बट बहुत सारे एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स भी आ गए। राइट।
द यूएस इज़ ऑलरेडी दैट, डिएगो गार्सिया में है, चाइना भी आता रहता है, उनके पेट्रोल्स लगातार आ रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि चाइना की जो बहुत सारी जो एनर्जी सप्लाई है वो आज भी पर्शियन गल्फ से निकल के वहाँ तक आ रहे हैं उनके पास। उनकी जो सारी इकोनॉमी है वो एनर्जी डिपेंडेंट, वो एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हमारी तरह है, और वो इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्टर, ऑयल इंपोर्टर वो है। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया जो है नंबर 2 पे। सो वी हैव टू इंश्योर दैट नो कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन, जो रीजनल कंट्री है वो नंबर 1 पे आ जाए। एंड इफ़ यू लुक एट द इंडियन नेवी जो है, बहुत इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल नेवी। और वो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जब विदाउट फायरिंग अ शॉट इंडियन नेवी ने एक गोली नहीं चलाई, एक मिसाइल नहीं लॉन्च किया, उसके बावजूद पाकिस्तान नेवी गायब हो गई, कहीं दिखने को नहीं मिला। मैंने लोगों से बात की, मेरे जो दोस्त हैं वॉरशिप्स पे डिप्लॉयड है, मैंने कहा आपने भाई किसी पाकिस्तान नेवी को देखा है, जहाज़ को? एक जहाज़ बाहर नहीं आया, एक सबमरीन बाहर नहीं आया, एक पनडुब्बी बाहर नहीं आया, बस एक या एक आध दो पेट्रोल एयरक्राफ्ट आए, चक्कर मार के वो चले गए। और कई सारे ड्रोन्स उन्होंने भेजे, क्योंकि उनको ये बहुत भय था कि ये इंडियन नेवी आ जाएगी और 1971 जैसे वो कराची पे जो हमला किया था, इतने सारे जहाज़ उनके उड़ा दिए, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, हशर होने वाला है। और इस बार जो है 50 साल पहले हमने P-15 मिसाइल फायर किए, इस बार जो है ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस को तो आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, उसको शूट डाउन नहीं कर सकते। जो एक तरह की एक पुश बटन वॉरफेयर कि आपने बटन दबा दिया, ब्रह्मोस उड़ गया, और 7 मिनट के अंदर आपका जो भी सामने है, या चाहे वो मर्चेंट शिप हो, वॉरशिप हो, या स्टोरेज टैंक हो, या हार्बर हो, वो सारा मतलब तबाह हो जाएगा। तो इस तरह से वो डर गए थे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इंडियन नेवी जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेवी है, सक्षम नेवी है, लेकिन उन्हें और भी कुछ करना है, और वो उनको अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना है अभी। क्योंकि जो एडवांस नेवीज़ है, डेवलप्ड नेवीज़ है, उनको भी पता चल गया है। देखिए, अगर आप सरफेस पे अगर आप रहोगे 2025 में, तो जिस तरह की जो सैटेलाइट सर्वेलेंस है आज के दौर में, हर कोई ऑब्जेक्ट है वो ये जो ओपन चेस बोर्ड हो गया है। अगेन यूजिंग योर चेस बोर्ड एनालॉजी, इट्स जो वो ओशन एक समय में जब परसिस्टेंट सैटेलाइट कवरेज नहीं था, तो इट वाज अ कोवर्ट काइंड ऑफ थिंग। जहाज़ें जा सकती थी, दूर गायब हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में व्हेन देयर इज सो मच ऑफ सैटेलाइट सर्वेलेंस और AI टूल्स के आने से, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस हैज बिकम वेरी इजी। राइट। तो आप छुप नहीं सकते हैं ओशन में। द ओनली प्लेस टू हाइड इज अंडर द सी। तो इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश जो हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन स्वॉर्म्स, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी और देश की जो अंडर सी केबल्स जो हैं, आज इन इंडिया अब हमारी जो पूरी इंटरनेट इकोनॉमी, हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी जो है, इट इज़ रनिंग ऑन केबल्स ऑन द सी बेड। और इसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वी हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड। और चाइना जैसे जो देश हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और बड़े वो ऐलान कर रहे हैं कि हमारे पास केबल कटर्स आ गए हैं, हम आपकी कोई भी केबल्स को हम काट देंगे। तो जब आप आप समझ लीजिए, आप नेबरहुड में रह रहे हैं, आपकी जो है दुकानें चल रही हैं, आपकी ये सब चल रहे हैं, और आपके बगल में एक नेबर आ रहा है, और वो बड़े मतलब छत पे खड़े होकर चिल्ला रहा है, मैं वायर काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड यू आर स्टिल नॉट reconciled to this. So we have to now invest in the technologies that will protect ourselves. इसीलिए मैं कहता हूँ कि we need to focus more on the undersea. Indian Ocean के ऊपर तो हमारे जितना कोई पावरफुल नेवी है नहीं इस रीजन में, लेकिन हमें और अब समय आ गया कि हम इंडियन ओशन की जो नीचे की जो सी बेड है, केबल्स है, उसको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। इसीलिए अभी एक डिबेट और डिस्कशन भी बहुत चल रहा है कि इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए, अभी सबमरीन, अंडर वाटर सबमरीन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडियन नेवी की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। हाँ। जो कि 1 फॉर ईदर कोस्ट, 1 फॉर वेस्ट कोस्ट, 1 फॉर ईस्ट कोस्ट, और 1 विल बी इन रिपेयर। तो हमेशा 2 तो अवेलेबल होंगे अगर आपके पास 3 हो। लेकिन मैं मानता हूँ ये
पुरानी थिंकिंग है, क्योंकि आज के ज़माने में जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह की जो हाइपरसोनिक हथियारें आ गई है, ड्रोन्स आ गए हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स आ गए। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की एक पेंटागन की एक लीक्ड रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, मैं पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स स्वॉर्म्स में कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और यूएस के पास तो बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे छोटे हैं कंपैरिजन में। विक्रमादित्य और विक्रांत 45,000 टन्स डिस्प्लेसमेंट है। यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है 100,000 टन्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। उनके 11 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और छोटे वाले भी हैं 6-7 और इस तरह के इसी साइज़ के नहीं, कुछ छोटे हैं। उनका ये मानना है यूनाइटेड स्टेट्स का कि देखिए, अगर कोई जंग हो, अगर हमें जंग लड़ना हो चाइना के साथ, देन हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि वो सरफेस पे रहते हैं। और चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर दी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स पे कि वो पहले कुछ घंटों में ही हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स डुबाने लग जाएंगे। और ये हमने देखा हुतीस के साथ भी। हुतीस जो है एक यमन वाली एक गिरिल्ला फोर्स है। ईरान से काफ़ी सारे उनके पास हथियार असले सब आ गए हैं, और वो लगातार 2-3 साल से वो रेड सी को उन्होंने पूरा एकदम प्रोहिबिटेड जोन बना दिया है। उन्होंने शिप्स पे अटैक किया है। यूनाइटेड स्टेट्स जाके वहाँ बहुत सारे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने शूट डाउन कर दिया। तो इस तरह के जो थ्रेट्स को अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वेरी वल्नरेबल, स्पेशली छोटे देशों को टैकल करने के लिए बहुत सही है। यू नो, इफ़ यू आर फाइटिंग अ कंट्री लाइक से पाकिस्तान एंड ऑल, जिनकी एयरफोर्स जो है उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप चीन जैसे देश के साथ अगर आप टक्कर लेना चाहोगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर देन बिकम्स अ वल्नरेबिलिटी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएस कह रही कि जिनके पास 11 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सुपर कैरियर्स है, वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, वो 90-100 हवाई जहाज लेके चलते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक साथ, और वो फुली केपेबल है। वो मतलब एंटी शिप मिशंस फ्लाई करते हैं, एंटी एयर मिसाइल मिशंस, और यहाँ तक कि वो ये कोस्टल कंट्रीज को भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतने सारे फाइटर जेट्स हैं। यू नो, फाइनली एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या है, इट इज़ अ फ्लोटिंग एयरफील्ड। जितनी बड़ी आपकी एयरफील्ड है उतनी ज़्यादा आप एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हो। अगर आपकी छोटी एयरक्राफ्ट कैरियर है तो आप उतने ही एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हो, और इट्स अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द शिप, कितने आप सॉर्टीज जनरेट कर सकते हो। वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, हमें री इमेजिन करना चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को। क्या हम हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और लीथल बना सकते हैं? क्या हम यूकैव्स जैसे अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स वो यूज़ कर सकते हैं? एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी वॉरफेयर में, वो है MUMT, जिसको कहते हैं ममटी, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, यानी कि एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ 2 या 3 ड्रोन्स उड़ेंगे, और जो सबसे हैजर्डस जो टास्क है वो ड्रोन्स करेगी, और जो एयरक्राफ्ट है उसको एक कंट्रोलर दूर से वो कंट्रोल करेगी इसको। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वी शुड लुक एट फॉर मेकिंग आवर एग्जिस्टिंग एसेट्स मोर पावरफुल। क्योंकि चाइना का जो, अगेन बैक टू द चाइनीज़, उनकी जो स्ट्रैटेजी है एंटी एरिया एक्सेस डिनाइल है, A2AD कहते हैं उसको, जिसके आने से अभी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देखिए, हम वी कैन नॉट ऑपरेट विद इन 1500-2000 किलोमीटर्स ऑफ चाइनीज़ मेनलैंड, यानी कि उन्होंने एक पूरा एक नो गो जोन बना दिया। और वो नो गो जोन दे आर patrolling with their aircraft, with their hypersonic missiles, with drone swarms. जो पुराने टाइम पे it was that aircraft carrier आएगी, अपने aircraft launch करेगा, अटैक करेंगे देशों को, मतलब and they will fight, they will be a air to air battle. But now अभी की जो warfare है 21st century में, it is all about hypersonic missiles, it is about drones. You have to protect your assets. क्योंकि पहले कुछ घंटों में जिस तरह की आर्टिलरी बराज हुआ करती थी पुराने जंगों में, आज के जो आर्टिलरी बराज वो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और इतने सारे आएंगे
एक साथ 1000, 2000, 3000 ड्रोन्स की जो भी ऊपर होगा, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो या एयरक्राफ्ट हो, तो ध्वस्त कर उसको देंगे। ध्वस्त कर देगा. सो दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर इज वेरी यूनिक एंड वी हैव टू रिवाइज आवर होल स्ट्रैटेजी, आवर थिंकिंग, यहाँ तक कि आवर एसेट्स. दिस इज अगेन एक आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है कि क्या हम एक अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करने लगेंगे कि एक तरह की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो नॉट वेरी लार्ज, स्मॉलर, जो 15,000 टन 20,000 टन की, जो पानी के नीचे रह के इट विल कम अप एंड लॉन्च एयरक्राफ्ट एंड देन इट विल गो डाउन अंडर, सो जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट एसेट. तो इस तरह की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कॉन्सेप्ट था कि जापान और इटली ने एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सबमरीन्स का उन्होंने इनोवेट किया था कि एक सबमरीन जो है उसमें ऐसे 3 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, टोर्पीडो बॉम्बर्स, जिसको सबमरीन सरफेस करके सरफेस से लॉन्च करती थी और फिर अटैक करके वो वापस आके उसको स्टो करते थे. इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर. सो कैन वी लुक एट दिस, या फिर कैन वी फाइट अ वॉर एंटायरली यूजिंग ड्रोन्स? इस तरह के वी हैव टू थिंक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और इजराइल एक हद तक इजराइल ने भी जो जंग लड़ी है, हमें एक आइडिया आ रहा है कि व्हाट फ्यूचर वॉरफेयर विल बी लाइक एंड वी हैव टू अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर दैट काइंड ऑफ वॉरफेयर. ये नहीं कि हमने पहले एक जंग लड़ा 1971 या 62 में, बिल्कुल ऐसे ही होगा अगला जंग. तो इफ यू लुक एट इट, 2025 एक तरह का एक वेकअप कॉल था कि आवर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग बट हमारी जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो एकदम वीक है एंड वी हैव टू बिल्ड अप आवर नैरेटिव्स. सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना नहीं था. सो these are all wake up calls. So right. yeah, that's what we should be focusing. तो आपके हिसाब से आज के टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया का सबसे अंडररेटेड लीथल एसेट क्या है? इंडिया का सबसे अंडररेटेड लीथल एसेट मैं मानता हूँ वो इट इज़ द इंडियन स्टेट इटसेल्फ. ओके. बिकॉज हम हमेशा मानते हैं यार इंडिया ऐसे है वैसे है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड. और ये किसी ने सरकार में रह के, जो अभी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर है सरकार में, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जब वो सरकार में नहीं थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, आई थिंक यू वुड हैव गेस्ड हु इट इज़ बट आई विल नॉट नेम हिम स्टिल. उन्होंने कहा कि द मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस इज़ इंडिया. आप इंडियन स्टेट की स्ट्रेंथ को नहीं जानते हो. इंडिया जो है एक हाथी की तरह है जो खुद के स्ट्रेंथ को नहीं पहचानता है, जो एक तरह से एक अंडर कॉन्फिडेंट हाथी है, राइट, है ना. तो जिसको एक बहुत ही अगर आप देखो हमारी हिस्ट्री में भी जो इन्वेडर्स आके हम पे जो कब्जा किया है, बहुत ही कम सेनाओं के साथ आए थे. राइट. वो अंदर से उन्होंने घुसपैठ करके, जैसे कि ब्रिटिश तो क्लासिक केस है, पहले वो आए थे ट्रेडर बन के, फिर वो आए थे, फिर बन गए वो एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर वो कॉन्करर बन गए. तो इस तरह की जो छोटी छोटी टुकड़ियों में आए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया था भारत पे. सो वी हैव, आई थिंक आवर प्रॉब्लम इज दैट वी आर अंडर कॉन्फिडेंट एज ए नेशन. हम हमारी ताकत को नहीं समझते हैं. जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है हमारे देश में, सोसाइटी में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, आप देख लीजिए कि पूरे एनवायरनमेंट में, एशिया में उथल पुथल चहल पहल, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, लेकिन इंडिया में एकदम शांति है. बीच बीच में ऐसे इस तरह से कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं. इट्स बैड, इट शुड नॉट हैपन. बट अगर आप देख लीजिए, वी आर अ नेशन ऑफ more than 1.4 billion people, most populous country in the world. लेकिन जिस तरह की शांति जो है यहाँ पर, एक जिस तरह की जो स्थिरता है, वो कई और देश में नहीं है. एंड विदाउट दिस काइंड ऑफ इनहेरेंट स्ट्रेंथ, आई थिंक यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग. आप इकोनॉमी की बात ही नहीं कर सकते हो, आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हो. यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इज स्टेबिलिटी, सोसाइटल स्टेबिलिटी, नेशनल स्टेबिलिटी. मैं ये बात मैंने किसी और से पूछा था, एक जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इन्वॉल्व थे, मैंने कहा कि आपने इसको ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ाया.
और स्ट्राइक्स कर सकते थे आप पाकिस्तान पे। पाकिस्तान मतलब 10 मई तक तो ख़त्म ही हो चुका था और वो चिल्ला रहे थे, यूएस को बोला, फ़ोन किया और बोला कि भाई सीज़ फायर करा दो, नहीं तो हमारी जो पिटाई होगी और होगा ये। और क्योंकि नेवी उधर तैनात थी, वो कराची के पास, वो हमले करने के लिए रेडी थी। तो इस शख्स ने मुझसे कहा कि हम रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ना चाहते यहाँ पर इंडिया में। हमने जो पॉइंट कन्वे करना था हमें कि देखिए, आप टेररिज्म को लो कॉस्ट ऑप्शन ना समझे। अगर आप घुस के घर में घुस के आप हमारे सिटीजन्स को इस तरह से मारोगे, हम आपके कैंप्स उड़ा देंगे और आपकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ देंगे। तो ये आपकी जो लो कॉस्ट ऑप्शन है वो हाई कॉस्ट ऑप्शन बन जाएगा। आप भले कितना भी उसको स्पिन करो, सोशल मीडिया में इसको हायर करो, पिक्चर बनाओ, फोटो निकालो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जानती है कि ये 1971 के बाद सबसे बड़ा जो बिल, 71 की जो बिल क्या था, उनको ईस्ट पाकिस्तान गंवाना पड़ा। 2025 में कम से कम 9,000 करोड़ की जो है हमने डैमेज कर दिया उन पे। उनके बेसिस तोड़ दिए, रेडार्स तोड़ दिए, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज गिरा दिए। वो जानते हैं, इसलिए थोड़ा वो अभी कंट्रोल में है कुछ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो हमने मिशन, हमारी जो मिलिट्री मिशन, हमने ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिया। हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे लड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी जो आगे चल के जो फोकस वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हमें 2047 तक एक गोल है, इकोनॉमी हमें डेवलप करना है। अगर आप हर किसी देश के साथ ऐसे आप अनएंडिंग वॉर में आप घुस जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द इकोनॉमी। तो द नंबर वन प्रायोरिटी, आई नो आई कवर लॉट ऑफ डिफेंस, और जब कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी फॉर इंडिया मिलिटरीली, मैं तो कहता हूँ कि 10% ग्रोथ, double digit growth for Indian economy is the biggest security imperative. क्योंकि अगर आपकी economy, if it is not growing, you will not be able to spend money on your defense or your military industrial complex. तो इसीलिए the first focus is on development, and of course this development comes from a stable, secure country, which is, and that is the biggest strength of India. Right.